विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या गतिशीलता मात्र संख्याओं का परिवर्तन नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे किसी देश के सामाजिक आर्थिक प्रगति को समाहित करते हैं जो भौगोलिक जटिलताओं से काफ़ी प्रभावित होती है। भारत में दुनिया के मात्र 2.4% भाग पर वैश्विक निवासियों के 17.5% लोग रहते हैं, जिससे भूगोल और जनसांख्यिकी के बीच जटिल अंतर संबंध स्पष्ट हो जाता है। वितरण घनत्व वृद्धि को शामिल करते हुए जटिल अध्ययन न केवल वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि संभावित प्रक्षेप वक्र को भी दर्शाता है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी पहल इस जनसांख्यिकीय ताने बाने में अद्वितीय सूत्र जोड़ती है। हालांकि इन विचारों को वैश्विक पृष्ठभूमि के विरुद्ध रखना महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या घनत्व विकास मानव पूंजी रणनीति में सार्वभौमिक परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। अत्यधिक गतिशील वैश्विक महानगरों से लेकर शांत ग्रामीण परिदृश्यों तक मानव उन्नति और क्षमता की गाथा निरंतर सामने आ रही है। जनसंख्या अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के लिए लोग आवश्यक हैं। लोग संसाधन का निर्माण और उपयोग करते हैं। लोग स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन हैं। उदाहरण के लिए कोयला तब संसाधन बन जाता है जब उसे प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का आविष्कार हो जाता है। जनसंख्या सामाजिक अध्ययन में एक केंद्रीय तत्व है। यह अन्य तत्वों को समझने के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। संसाधन, आपदा, विपदा मानव के संबंध में महत्व रखती है। जनसंख्या की विशेषताएं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। मनुष्य पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों हैं। जनसंख्या की गणना, वितरण, वृद्धि विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है। भारत की जनगणना देश की जनसंख्या के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। किसी देश में जनसंख्या का महत्व। भारत 1210 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को जन्म देती है। जनसंख्या आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संरचना। आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या मार्च 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या 1210.6 मिलियन है। भारत विश्व के 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर की में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। वैश्विक जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग रहते हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप एवं उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विस्तृत वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व के प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से एशिया में रहते हैं, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उत्तर अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप में रहते हैं। विषुववृत्त वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग तीन चौथाई लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व की 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, स्थलाकृति, विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए उपयुक्तता के कारण मैदानों को पहाड़ों और पठारों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जलवायु, सहारा
सहारा ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम है। मृदा मृदा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान जैसे जलवायु भूमि अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। जल है नदी घाटियों जैसे प्रचुर मीठे जल के स्रोतों वाले क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं। खनिज दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदानों, मध्य पूर्व में तेल भंडारण जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक सामाजिक जिन क्षेत्रों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेहतर सुविधाएं हैं वहाँ अधिक लोग रहते हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व वाले शहर जैसे वाराणसी, वेटिकन सिटी अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। आर्थिक, ओसाका और मुंबई जैसे औद्योगिक क्षेत्र जो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, घनी आबादी वाले हैं। भारत में जनसंख्या का राज्यवार विवरण। भारत अपनी जनसंख्या के विविध और असमान वितरण को प्रदर्शित करता है जो मुख्यतः भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के मिश्रण से प्रेरित है। जनसंख्या घनत्व भिन्नता 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश है जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश की देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। लक्षद्वीप केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करते हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। प्रमुख जनसंख्या केंद्र। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। 10 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात शामिल है। देश की लगभग 76% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कुल जनसंख्या घनत्व का 5.5% हिस्सा है। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक मुख्यतः जलवायु अनुकूल जलवायु, सुगम भूभाग और पर्याप्त जल स्रोतों वाले क्षेत्र जैसे उत्तर भारत के मैदान, तटीय मैदान और डेल्टा घनी आबादी वाले हैं। सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारक, स्थापित कृषि पद्धतियाँ, ऐतिहासिक मानव बस्तियाँ, परिवहन की प्रगति, औद्योगिकरण, शहरीकरण ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों का विकास हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहर औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण तेजी से विकसित हुए हैं, जो अवसरों की तलाश में लोगों को आकर्षित करने वाले चुंबकीय कारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। भारत विश्व के सबसे अधिक घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश, जापान का जनसंख्या का औसत जनसंख्या घनत्व से इससे अधिक है। आंकड़े एवं प्रवृत्ति। जनसंख्या के घनत्व के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। 1991 में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राज्यों में विभिन्नताएं। भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता। अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत के राज्यों बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश 829 जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीप भारत में राज्यों में केरल में 859, तमिलनाडु 555 के उच्चतर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च घनत्व पाया जाता है। घनत्व मैट्रिक्स को समझना। शारीरिक घनत्व फिजिकल डेंसिटी की गणना कुल जनसंख्या को शुद्ध खेती वाले क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। दूसरी ओर कृषि घनत्व का निवारण कृषि जनसंख्या को विशुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र में विभाजित करके किया जाता है। जहाँ कृषि जनसंख्या में प्राय कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार शामिल होते हैं। घनत्व मैट्रिक्स का महत्व क्या है? ये घनत्व विशेषकर शारीरिक और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर पड़ने वाले जनसंख्या दबाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कम घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, विशिष्ट राज्य उपलब्ध नहीं है। प्रभावित करने वाले साधन में उबड़ खाबड़ इलाका, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ। मध्यम घनत्व में असम और अधिकांश प्रायद्वीप राज्य। प्रभावित करने वाले साधन में पहाड़ी और पथरीली इलाके, मध्यम से कम वर्षा, कम उपजाऊ मिट्टी। उच्च से अति घनत्व उच्च घनत्व क्षेत्र, उत्तरी मैदान और केरल। प्रभावित करने वाले साधन में समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर वर्षा। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन। 1951 में कुल जनसंख्या 361 मिलियन, दशक में कुल वृद्धि मिलियन 42.43 मिलियन वृद्धि हुई। वार्षिक वृद्धि दर 1.25% रही। 1961 में कुल जनसंख्या 439.2 मिलियन, दशक कुल वृद्धि 78.15 मिलियन थी। वार्षिक वृद्धि दर 1.96% रही। 1971 में कुल जनसंख्या 548.2 मिलियन रही, वृद्धि 108.92 मिलियन हुई, जिसमें वृद्धि दर 2.2% रही। 1991 में कुल जनसंख्या 846.4 मिलियन थी। इसमें 163.09 मिलियन की वृद्धि हुई, वृद्धि दर 2.16% रहा। 2001 में कुल जनसंख्या 1028.7 मिलियन थी। 10 की वृद्धि 182.32 मिलियन थी। वार्षिक वृद्धि दर 1.97% थी। 2011 में कुल जनसंख्या 1210.6 मिलियन थी। 10 की वृद्धि 181.46 मिलियन थी। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। गतिशील जनसंख्या। 10 की वृद्धि दर 1950 से 61 में 21.64%, 1961 से 71 24.8%, 1971 से 1981 24.66%, 1981 से 1991 में 23.87%, 1991 से 2001 में 21.54% और 2001 से 2011 में 17.64%। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रस्तुत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या, जैसे कि 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए गए
दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी वर्ष 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। वर्ष 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में वृद्धि दर की व्याख्या करता है जो वर्ष 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई, किंतु वर्ष 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर तेजी से कमी आई। फिर भी वर्ष 1990 में कुल जनसंख्या में केवल 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वृद्धि, वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी रही तथा वर्ष 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। वैश्विक पैटर्न, जनसंख्या वृद्धि दर वैश्विक स्तर पर अलग अलग है। केन्या जैसे कुछ देशों में घटती मृत्यु दर और उच्च जन्म दर के कारण उच्च वृद्धि दर देखी जाती है। अन्य देशों जैसे ब्रिटेन में कम मृत्यु दर कारण विकास दर धीमी है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक में जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म दर है अशोधित जन्म दर सीबीआर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर बराबर किसी विशेष वर्ष में जीवित जन्म बटे उस क्षेत्र में मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जनसंख्या दर से नहीं होती, अपितु बढ़ती हुई घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर किसी विशेष वर्ष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष में मध्य की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तन होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा के एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर हो सकता है। प्रवासी जो किसी नए स्थान जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोग बेहतर आर्थिक सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं: प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक कारक बनाते हैं। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं।
जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या परिवर्तन में में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग भारत की वर्ष 2001 की जनगणना 102.7 करोड़ को 2011 की जनगणना 121.02 करोड़ में से घटाएं तो हमें जनसंख्या की वृद्धि दर 18.15 करोड़ की वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर मृत्यु जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास उत्प्रवास माइनस उत्प्रवास। वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देश के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जब यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। पलायन के पीछे कारक नकारात्मक कारक पुश फैक्टर वे बेरोजगारी खराब जीवन स्थितियाँ प्राकृतिक आपदाएं जैसे कारक के कारण मूल स्थान को कम आकर्षक बना देते हैं। सकारात्मक कारक पुल कारक वे बेहतर रोजगार के अवसर स्थिर वातावरण जैसे कारकों के कारण किसी गंतव्य को अधिक आकर्षक बनाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक चरण इन चरणों और संबंधित विशेषताओं को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। किशोर जनसंख्या 2011 में 20.9% जनसंख्या किशोर मतलब 10 से 19 वर्ष थी, जिसमें 52.7% पुरुष और 47.3% महिलाएं थी। यद्यपि किशोर क्षमतावान होते हैं फिर भी वे उनके साथ चुनौतियां भी आती हैं। कम उम्र में विवाह, निरक्षरता, स्कूल छोड़ देना, पोषण संबंधी कमियां, मातृ मृत्यु दर, HIV या एड्स संक्रमण, विकलांगता, मादक द्रव्यों का सेवन, बाल अपराध आदि। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने में परिवार नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए यह नीति शुरू की गई। इस नीति के उद्देश्य में 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, सार्वभौमिक बाल टीकाकरण सुनिश्चित करना, लड़कियों के लिए देर से विवाह की वकालत करना, परिवार कल्याण को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जैसे लक्ष्य शामिल है। 1991 चरण एक स्थिर चरण 1900 से 1921 में वर्ष 1911 से 21 के दौरान बहुत कम वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि रही। खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता, बुनियादी आवश्यकताओं के अकुशल वितरण के कारण उच्च मृत्यु और उच्च जन्म मृत्यु दर। चरण 2 स्थिर विकास 1921 से 1951 स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, संचार में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी, उच्च जन्म दर के कारण उच्च विकास हुआ। महान आर्थिक वृद्धि और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चरण 3 जनसंख्या विस्फोट 1951 से 1981 मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन प्रजनन दर उच्च। वार्षिक वृद्धि दर 2.2% थी। बेहतर जीवन स्थितियों के कारण उच्च प्राकृतिक वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में वृद्धि हुई। चरण 4 विकास में कमी 1981 के बाद विकास दर धीमी होने लगी, हालांकि अभी भी उच्च है। विवाह की बढ़ती उम्र, बेहतर जीवन स्तर और महिला शिक्षा के कारण जन्म दर में गिरावट की प्रवृत्ति। भविष्य का अनुमान विश्व विकास रिपोर्ट में अनुमान
लगाया गया कि वर्ष 2025 तक भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन तक पहुंच जाएगी। विकास दर में भिन्नता। देश में एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के विकास दर में व्यापक भिन्नता दिखती है। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4% से न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई। देश के उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा अधिक वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी में राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों भी वर्ष 1991 से 2001 की तुलना में वर्ष 2011 से 2011 के दशक की वृद्धि दर प्रतिशत में कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तक, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% गिरावट आई, तमिलनाडु 3.9%, पुडुचेरी 7.1%। पिछले दशक की तुलना में 2001 से 2011 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी पहल। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 NYP फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत में युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, उसके द्वारा भारत में राष्ट्रों के समूह अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करता है। कौशल विकास उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इसके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। राष्ट्रीय युवा नीति 2011। राष्ट्रीय युवा नीति 2021। राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य 5 प्राथमिकता वाले देशों अर्थात शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, युवा नेतृत्व तथा विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस, खेल व सामाजिक न्याय पर युवा विकास के लिए व्यापक कार्यवाही को उत्प्रेरित करता है। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या पिरामिड। केन्या का जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान है, मानव जाति लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म, व्यवसाय के प्रतिरूप के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री विभाजित है।
जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की जनसंख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बतलाता है। युवा आश्रित लोग 15 से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप में सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड उसके जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नीचे हैं। आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है। युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। योग उत्पादक बनने के लिए कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ग्रामीण नगरीय संगठन सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिसमें से 5,97,608 93.2% गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश की ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। हिमाचल प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। गोवा और मिजोरम जैसे राज्यों में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँवों में बसता है। दूसरी ओर दादर नगर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, केरल यह 200 व्यक्तियों से कम या केरल हुआ महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतःराज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के संकेंद्रण को नियंत्रित करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1.16% काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्धि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भाषाई संगठन भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं, 544 के लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग में संस्कृत, बोडो, मणिपुरी बोलने वालों में के हैं। 2011 के अनुसार यह देखा गया है कि देश में भाषाई
भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित है और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय एवं अध्यारोपण हो जाता है। भाषाई वर्गीकरण प्रमुख भारतीय भाषाओं में बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए, जिनके उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। और ऑस्ट्रिक यह निषाद 1.38% उप परिवार में ऑस्ट्रो एशियाई में शाखा में मान खमेर, मेघालय निकोबार द्वीप समूह में ऑस्ट्रोनेशियन में मुंडा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के बाहर भी द्रविड़ 20% है। दक्षिण द्रविड़ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। मध्य द्रविड़ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उत्तर द्रविड़ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। चीनी तिब्बती या किरात 0.85%, तिब्बती म्यांमारी, तिब्बती हिमालयी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। सियामी चीनी उत्तर असम, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर म्यांमारी, नागालैंड, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इंडो यूरोपियन आर्यन 73% इंडो आर्यन है। ईरानी भारत के बाहर। ददरी जम्मू कश्मीर में। इंडो आर्यन जम्मू कश्मीर में, पश्चिम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। धार्मिक समुदाय हिंदू 966.3 मिलियन, कुल का प्रतिशत 79.8% है। मुस्लिम आबादी 172.2 मिलियन, 14.2%। ईसाई 27.8 मिलियन, 2.3%। सिख 20.8 मिलियन, 1.7%। बौद्ध 8.4 मिलियन, 0.7%। जैन 4.5 मिलियन, 0.4%। अन्य धर्म और मान्यताएं 7.9%, 0.7%। धर्म नहीं बताया गया 2.9 मिलियन, जो कुल 0.2% है। तो आधिकारिक जनगणना के अनुसार धर्म और भूदृश्य पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, पवित्र संरचनाओं, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्च धार्मिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों की कुंजियों के माध्यम से प्रकट होता है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित हैं। ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिर, स्मरणार्थ मस्जिदों अथवा महानगरों में शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती है। क्षेत्र में संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों, गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग एवं जनसंख्या में भी भिन्नता पाई जाती है। धार्मिक संगठन धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार, सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यक्त होता है। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत पाक सीमा में संलग्न जिलों, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों एवं दक्कन पठार व गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। 70 से 90% तक यह उससे अधिक है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली के आसपास और लक्षद्वीप में केंद्रित है। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है, मुख्यतः साधारण पश्चिमी तट के साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र, मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। अधिकांश सिख देश की अपेक्षाकृत
क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में संकेंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। भारत में अन्य धर्मों में जरतुस्त जनजाति और एवं अन्य देश निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। भारत की ग्रामीण शहरी वितरण दशाओं भाषाएं और धर्मों की विविधता इसके जटिल सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो सहस्राब्दियों में विकसित हुई है और देश की समृद्ध इतिहास एवं विरासत को प्रतिबिंबित करती है। मानक जनगणना परिभाषा क्या है? मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष से कम 183 दिन या 6 महीने कार्य करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम कार्य करता है। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्थिति समूह मुख्य कार्यकर्ता जिन लोगों के संदर्भ में अधिकांश समय में काम लिया जाता है। सीमांत श्रमिक वे लोग जो वर्ष में अपेक्षाकृत छोटे समय में काम करते हैं तथा शेष बड़े समय में काम के लिए उपलब्ध रहते हैं। गैर श्रमिक जिन्हें बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता है। श्रमिकों का अनुपात भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 2011 में की जनगणना अनुसार 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। कार्य सहभागिता दर इसे कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कार्यबल, रोजगार और बेरोजगार दोनों का गठन करता है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में श्रम दक्षता का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। WPR कार्य सहभागिता दर बराबर कुल श्रमिक मुख्य सीमांत बटे कुल जनसंख्या गुणे 100। उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर 2011 में भारत में WPR 39.8% थी। कार्य सहभागिता दर की विभिन्नता WPR राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए गोवा में 39.6%, दमन और दीव में 49.9%। उच्च WPR वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय शामिल है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली, दमन दीव की भागीदारी दर अधिक है। भारत में निम्न आर्थिक विकास वाले राज्यों में उच्च WPR का कारण जीवन निर्वाह गतिविधियों में शारीरिक श्रम की आवश्यकताओं को माना जा सकता है। व्यावसायिक संवर्ग 2011 की जनगणना में भारत में श्रमजीवी जनसंख्या में 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है: कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। व्यावसायिक संगठन प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक कार्यशील आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 14.6% कृषि गतिविधियों किसान श्रमिक मजदूर में लगा हुआ है। तृतीय क्षेत्र 3.8% लोग घरेलू उद्योगों में कार्यरत है, जबकि 41.6% लोग अन्य कार्यों जैसे गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, मरम्मत और विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं। लिंग असमानता व्यवसाय में सभी 3 क्षेत्र के पुरुषों की संख्या महिलाओं से असमान रूप से अधिक है। विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि किसी देश के निवासी ही
वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन जो देश के अन्य संसाधन का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। वैश्विक जनसंख्या पर एक दृष्टि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कुल भूमि क्षेत्र के केवल 10% भाग पर ही निवास करती है। विश्व के 10% सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। विश्व की जनसंख्या समान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी फ्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोगों और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह भी सत्य है। जनसंख्या घनत्व भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अंततः लोगों की जनसंख्या भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही है अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यहाँ सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता, जल जीवन का सर्वाधिक अंतः लोग जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतः लोग उस क्षेत्र में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों या नौवहन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भूआकृति लोग समतल मैदानों, मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूलन नहीं होते हैं। अंततः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हैं। मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। आर्थिक कारक खनिज से युक्त क्षेत्रों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करते हैं। अंततः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी जनसंख्या के प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी जनसंख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसमें इनसे केवल कारखानों में श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालन, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ सामाजिक और
सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसाने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ग्रामीण कृषि जनसांख्यिकी प्रधान शहरी औद्योगिक क्षेत्र में जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित अवस्था में उन्नति करके नगरीय औद्योगिक तथा साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनसांख्यिकी चक्र के रूप में जाना जाता है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती से कार्यरत होते हैं जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनकी प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है या तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने के लिए योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देशों में जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा हमें इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। विचारणीय बिंदु है कि वर्ष 1952 में भारत विकासशील दुनिया का पहला देश बन गया जिसने राज्य प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया। इस क्षेत्र में हमारे देश की बड़ी विफलता के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें क्योंकि इसके तहत कार्यक्रम में सबसे अधिक शुरुआत करने वाला हमारा देश अग्रणी रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहित उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। महत्व संसाधन स्थिरता के लिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है। मानव संसाधन और विकास मानव संसाधन को सर्वोत्तम संसाधन माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक तत्वों को उपयोगी संसाधन में बदल देता है। लोगों
के शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग भिन्न होते हैं। उनका वितरण विश्व भर में एक समान नहीं है। वृद्धि और विकास के बीच तुलना। प्रकृति वृद्धि मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष है। विकास गुणात्मक परिवर्तन और सदैव सापेक्ष मूल्य लक्ष्य है। वृद्धि यह घनात्मक वृद्धि या ऋणात्मक ह्रास हो सकता है। विकास मौजूदा स्थिति में सकारात्मक वृद्धि या सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वृद्धि, शहर की जनसंख्या वृद्धि विकास में का उदाहरण। जनसंख्या और सुविधाओं की वृद्धि विकास का प्रतीक है। विकास के पारंपरिक उपाय। ऐतिहासिक संदर्भ, कई दशकों तक किसी देश के विकास स्तर का प्राथमिक मानदंड उसकी आर्थिक वृद्धि थी। जिस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती थी उसे अधिक विकसित माना जाता था। आधुनिक विचार जीवन की गुणवत्ता, अवसर, स्वतंत्रता विकास के आवश्यक पहलू हैं। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था। अंततः इस संबंध में दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज की प्रतिभागिता करें और एवं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर महबूब उल हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों की बढ़ोतरी से है। ये आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने मस्तिष्क की सोच और एक दायरे से बाहर सोचने वाले योग उनके भाषणों में से एक भाषण में से चित्रित की जा सकती है, जिसमें शौ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज जो वस्तु है उन्हें देखते हो और पूछते हो क्या? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ कि क्यों नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य विधेयता स्वतंत्रता में वृद्धि अर्थात परतंत्रता में कमी के रूप में देखा है। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता में वृद्धि में सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिकाओं का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों के विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2016 से 2020 के बीच 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना। यह रोजगार योग्य कौशल बढ़ाने के लिए संभावित और मौजूदा वेतन भोगियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। मानव विकास के 4 स्तंभ समता, मानव विकास के 4